अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं कपास के हवाले से, क्योंकि अभी जो है वो कपास को फूल लगने का अमल शुरू हो रहा है। लेकिन आज का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अंदर जो है वो कपास की कौन सी अक़साम इस वक्त उसके ट्रायल्स लगे हुए हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। कुछ ऐसी वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप की जा रही हैं जिनके ऊपर जो पेस्ट का जो अटैक है, जो सकिंग पेस्ट हैं उनका अटैक है वो कम होएगा, और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें, क्या डेवलपमेंट हो रही हैं, किस तरीके से पैदावार बेहतर ली जा सकती है, कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। और ख़ास तौर पर बात करें जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, और उसमें जो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का शुबा है उसकी जो काविशें हैं और उसके ज़ेरे एहतमाम जो यहाँ पर काम हो रहा है, आज खसूसी तौर पर उसके हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब। आप चेयरमैन हैं शुबा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के और डीन हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि जो रिसर्च के हवाले से यहाँ पर एक इदारा है और एक उसके डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन पाकिस्तान में जब हम कपास की बात करते हैं तो डॉक्टर इकबाल बंदेशे के बगैर चीज़ें जो हैं वो तारुफ कपास का पाकिस्तान में वो मुकम्मल नहीं होता। इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है? कुछ अर्सा पहले हमने बात की थी तो आपने कहा था कुछ नई अक़साम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितने ट्रायल्स लगे हुए हैं, कितनी अक़साम लगी हुई है? अपने अतर साहब, ये मैं पहले तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा कि भी हमने जब आपने हमारे साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साकिब वतील साहब भी थे, तो उस वक्त एक प्रेजेंटेशन दी थी। हमने कहा था कि सर ये जो हमारी कॉटन है, जो फार्मर्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, फेलियर में जा रही है, उसकी वजह एक ये है कि हमारी कॉटन की विंडो बड़ी लॉन्ग है। तो हमें कॉटन जो है 120 डेज़ तक प्लांट प्रोडक्शन करनी पड़ती है। तो इसको किस तरह हमने रिड्यूस करना है, उसके बगैर जो है ना ये सर्वाइवल नहीं है हमारे पास। तो उस वक्त इमीडिएटली कुछ ना हुआ और उन्होंने कहा कि आप बताएं क्या करें। तो उसके साथ जो हमारी फिर कंसेंसस हुई वो ये हुई कि हम इसको स्प्रे, जो फार्मर्स को हम ये कहते हैं कि अभी वैरायटीज़ तो इमीडिएटली नहीं मतलब उनके पास डिलीवर कर सकते इसके लिए, तो हम इसको स्प्रे को लेट करें ताकि फर्स्ट स्प्रे या शेड्यूल जो है वो हमारा एटलीस्ट 31 जुलाई के या सोइंग के मतलब 80-90 डेज़ हम इसको ना विदाउट केमिकल गुजारा करें। चाहे कोई ऑर्गेनिक को स्प्रे कर लें, कोई पानी का स्प्रे कर लें लाइक दिस, और हम केमिकल का ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर उस पे आपको माशाल्लाह फील्ड से बड़ी अच्छी मतलब जो है फीडबैक आ रही होगी कि लोगों ने उस मैसेज को बड़ा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पर्टिकुलरली हमारे सेक्रेटरी साउथ पंजाब साकिब वतील साहब ने उसका एक कैलेंडर भी बनवाया, उसके साथ फिर उन्होंने मैसेज भी बड़ा एग्रेसिवली फ्लोट किया, जिससे अभी तक आपको फीडबैक कॉटन की इतनी अच्छी आ रही है कि कोई स्प्रे नहीं, अभी तक किसी फार्मर ने स्प्रे नहीं किया। एंड फार्मर्स जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद जो है ना स्प्रे करेंगे। तो एक तो ये कॉटन के लिए अच्छी मतलब न्यूज़ है कि इंशाल्लाह ताला जब ये ऐसा होगा तो हमारे वो प्रॉब्लम के वाइट फ्लाई की कोई प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं है, फलान मतलब पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, सकिंग नहीं हो रही, तो वो इंशाल्लाह ताला इस साल हम श्योर के भी वो बहुत हद तक के स्ट्रेटजी से हम कर सकेंगे। जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है हमारे यहाँ का, तो हम शॉर्ट विंडो के लिए ही वैरायटी सर डेवलप कर रहे हैं। ये आपके कॉटन फील्ड में जिसमें खड़े हैं ये सारे हमारे ट्रायल लगे हुए हैं। इसमें कोई 272 यानी 272 क्रॉसेस की सेग्रीगेटिंग जनरेशन लगी हुई है। उसमें F2 भी है, F3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, और मोर दैन 500 जो जर्म प्लाज्म लाइंस हैं जिनको हमने यहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं बल्कि ये कहना चाहिए। और जो हमारी इसमें शॉर्ट विंडो का रेफरेंस से है, ये आप फील्ड में देख रहे हैं कि हमने कॉटन की सोइंग 15 मई के बाद की है, और ताकि ये 15 मई के बाद ही ये वैरायटीज़ जो है इसकी वैल्यूएशंस हो सकें। ये ना हो कि अब हम इसको अप्रैल में लगा सकते थे, इसको सर हम जो है वो एंड ऑफ अप्रैल लगा सकते थे, शुरू मई में लगा सकते थे। हमने इसको 15 मई के बाद इसकी सोइंग की है, और इसीलिए की है कि
कि हम जिस पर्पज़ के लिए ब्रीडिंग कर रहे हैं उसी जो है विंडो में, उसी मतलब जो है एनवायरनमेंट में इसकी वैल्यूएशन हो सके। और इसमें पर्टिकुलर एक वो है जो कन्वेंशनल वैरायटीज़ हैं। अच्छा सर, इन वैरायटीज़ के हवाले से जो है उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, लेकिन जो आप विंडो की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं सर कि अगस्त के बाद जो है जब हमारा फसल भरपूर तैयार होता है, सितंबर अक्टूबर की बात करें तो भरपूर फसल के ऊपर बारिशें आती हैं, और वो पिछले 2 साल से हमारा यही एक्सपीरियंस है ख़ास तौर पर जनूब पंजाब के अंदर, और तैयार फसल ज़ाया हो जाती है। तो आप समझते हैं कि उस स्पेल से पहले, बारिशों की उस स्पेल से पहले ही या तो फसल मैच्योर हो जाए, मतलब उसको कैसे कवर अप जो है वो करेंगे, वो जो स्पेल आता है और सबसे ज़्यादा नुकसान करता है? ये रिजाज साहब आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम अर्ली काटन लगाते हैं 15 अप्रैल को, तो उसमें यही होता है कि बॉल फॉर्मेशन होगी, फ्लावर आ जाएगा 45 से 50 दिन बाद, 50 दिन के बाद 40 दिन के बाद तकरीबन आप ये समझ लें कि वो ओपन हो जाएगा। अब टोटल डेज जो हैं वो 90 डेज हो गए। अब अगर 15 अप्रैल से हम कंसीडर करेंगे तो 15 अप्रैल, 15 मई 30 डेज सर, 15 जून 60 डेज, 15 जुलाई सर 90 डेज। अब 15 जुलाई ही में आपकी ओपनिंग शुरू हो जाएगी। आपका मानसून जो है वो भी ऑलमोस्ट 15 जुलाई के नियर अबाउट शुरू होता है, एंड जाता कब तक है, कोई 20 सितंबर तक भी जा सकता है सर, 25 तक भी जा सकता है जैसे भी। अब जब वो ओपनिंग होती है तो उस पर बारिश होगी, बारिश होगी, जो काटन जो बाल्स ओपन होगा वो आपका ज़ाया होगा। उसकी वजह यह है कि उस वक्त लेबर आपके पास इतनी हाई टेम्परेचर में आप अर्ली पिकिंग नहीं करा सकते उनसे, या तो आज तक मतलब उसकी पिकिंग हो जाए तब है, या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि मानसून से पहले आपकी क्रॉप जो है वो तैयार हो जाए, आप उसकी पिकिंग कराएं और क्रॉप ख़त्म हो जाए। तो उसमें सारी की सारी ओपनिंग जो होगी वो आपकी होगी अक्टूबर में। जो हमारा जेन्युइन टाइम है, सेफ विंडो हमारी वही है कि हम हमारी ओपनिंग जो है वो मैक्सिमम अक्टूबर में हो, उसी की क्वालिटी आएगी, उसी का वज़न आएगा, उसी की यील्ड आएगी, उसी पे हमारी लेबर जो है एंगेज होगी। तो इसी के लिए हमने ये अपने ट्रायल जो है इसमें जो वैरायटीज़ की वैल्यूएशन कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी वैल्यूएट अंडर दैट विंडो के। इसमें सारी की सारी जो है वो जाके इसकी ओपनिंग जो है वो 15 सितंबर से तकरीबन जो है वो शुरू होगी। और अभी भी आप देख लें कि हमने अगर इसको 15 मई के 90 डेज गिनेंगे तो 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, तो वो मतलब खुद ब खुद आपके उस विंडो से में चले जाएंगे जिधर ये मानसून का मौसम आएगा। यहाँ पे कॉटन पे सर बॉल्स वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, वो आप मैनेज करेंगे, और उसके साथ बॉल्स लगेंगे, वो आपको बारिश उल्टा पे करेगी नुकसान की वजह। और जो कि हमारे एक जेन्युइन हमारा सीज़न है कॉटन का, आप भी पहले देख रहे हैं, यही कुछ था। तो जिसमें लोग मतलब जो ना लगाते थे और यहीं पे बॉल्स मतलब इस पे कॉटन पे आते थे और ओपनिंग होती थी जाके अक्टूबर में, वहीं पे लोग इसकी चुनाई करते थे और उसी वक्त हमारी जिनिंग फैक्ट्रीज चलती थी सारी। अच्छा सर, एक चीज़ जो अभी आप बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर पिछले दफ़ा भी हमने देखा ओकरा लीफ के आपके जो ये ट्रायल्स हैं, इसको आप क्या नाम बेसिकली दे रहे हैं, और ये ट्रायल जो है वो इस स्टेज पे कितनी हद तक कामयाबी के साथ जो है वो निकल रहा है? यही है तो सर, मैं आपसे बहुत मतलब है ना शेयर करना चाहता हूँ कि ओकरा लीफ के जो प्रॉब्लम्स थे वो 3 थे। एक तो ये हीट टॉलरेंस बिल्कुल इसमें नहीं थी, दूसरे नंबर पे ये स्टेबल नहीं थे, इसमें हमेशा सेग्रीगेशन रहती थी, और चौथे नंबर पे इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि ये मतलब जो है ना शेडिंग बहुत करती थी। अब हमने जो इस पे काम किया और अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली है, हम इस पोजीशन में हैं कि हम आपको पौधे आपके सामने हैं कि स्टेबल हमारे पास जीनोटाइप्स हैं जिनमें कोई सेग्रीगेशन नहीं, 100% दे आर ओकरा। और हम इस पे भी 3 टाइप्स के काम कर रहे हैं, एक सब ओकरा है, एक पार्शियल ओकरा है, और एक मतलब जो है वो थोड़ी मतलब जो है वो सुपर ओकरा में है। तो हम ज़्यादा सब ओकरा पे फोकस कर रहे हैं, और इसकी एडवांटेज ये है कि इस पे सर ये सकिंग इंसेक्ट्स का डैमेज बहुत कम है, क्योंकि इस पे जब आप काम करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप पत्ता देखेंगे इसके पीछे बिल्कुल स्पेस नहीं है जिधर वो एग लेइंग करे और उस पे हैचिंग हो, क्योंकि जब स्पेस नहीं होती तो लाइट के साथ उसके एग्स की मोर्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है।
दूसरे नंबर पे नीचे जितने भी इसके पत्ते एक दूसरे के ऊपर शेडिंग इफेक्ट बिल्कुल नहीं आता, 100% लाइट जाती है, एवरी लीव रिमेन एक्टिव, कोई पैरासाइट पत्ता नहीं होता। तो इसके बाद जो है इसकी वाटर डेफिसिट जो है वो कैसे ये सर्वाइव करती है, क्योंकि इसका लीफ एरिया कम होता है, जितना लीफ एरिया कम होगा उतनी ही ट्रांसपिरेशन कम होगी इसकी। जो ही ट्रांसपिरेशन कम होती है तो आपको वाटर रिक्वायरमेंट पौधे की जो है वो कम हो जाती है। तो ये एक मतलब हम इन 3-4 जो फैक्टर्स हैं उनको रखते हुए हमने ये काम शुरू किया था। और हमारे मतलब इसमें मैं अगेन उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ आसिफ मजीद साहब को कि दे आर आवर कोलैबोरेटर। उनका हमारे साथ MOU साइन हुआ। ये उन लोगों के जो है ना इसकी जितनी भी मतलब ट्रायल्स हम कंडक्ट कर रहे हैं ये उनकी मतलब जो है इन हमारे स्पॉन्सरशिप हमारे साथ है। तो क्योंकि ये हमारी ज़ारा यूनिवर्सिटी है, हम बाहर आउटरीच एक्सपेरिमेंट नहीं इसके कुछ कर सकते, हमें कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। तो ये आसिफ मजीद साहब ने मतलब ये आगे आए कॉटन रिवाइवल पे, वो बड़े अग्रेसिव थे। तो हमने कहा कि लेट्स कम, ये पिछले 3 साल जैसा मतलब ये जितना भी चल रहा है वो उनकी भी इसमें उतनी ही यानी कि ये कह सकते हैं कि इनपुट्स हैं और वो भी कंट्रीब्यूट जो है ना इसमें कर रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जरा आपको ओकरा के पौधे जो हैं वो हम दिखाते हैं और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइट नीचे तक जाना, उसका अगर पेस्ट का उसका जो एरिया है जिसके ऊपर पेस्ट अटैक करता है या बैठ सकता है वो बड़ा कम है। बाकी क्या चीज़ें उसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी डॉक्टर साहब इनको अपने नाजरीन को ज़रा पौधे दिखा दें। वो ओकरा का ख़ास तौर पर जो पौधा है, ओकरा प्लांट है, ठीक है। तो इसके लीफ देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी लेके जाते हैं। ये इस लीफ की शेप देखें और इसकी देखें। ये इसमें जो हम कह रहे हैं स्टेबिलिटी, दैट इज़ द स्टेबिलिटी के ये सारे पत्ते, सारे पौधों के पत्ते एक जैसे हैं। आप ज़रा थोड़ा आगे आएँ हमारे साथ। तो ये हमारी एक जीनोटाइप है नई, अच्छा, जिसको हमने अभी अपने आप को इसको फाइनल किया हुआ है। तो आप इसका लीफ देख सकते हैं कि ये देखें कि इसके लीफ के पीछे ये जगह है जहाँ पे एगलिंग तमाम सकिंग इंसेक्ट्स करते हैं। इस जगह पे जेसड भी इधर करता है, इसी मेन मिडरिप के, वाइट फ्लाई के भी यहाँ पे, थ्रिप्स के भी यहाँ पे। तो ये वो जगह है जो एज कंपेयर टू एक कन्वेंशनल वैराइटीज़ के यहाँ पे इसकी स्पेस कम है। ये सारी की सारी लोब्स हैं। इसकी वजह से आप ये देखें कि ये पत्ते ऐसे हैं, इनके ऊपर शेडिंग इफेक्ट जो ना नीचे वाले पत्तों पे कभी भी नहीं आ सकता। ये ऐसे भी होंगे तो लाइट यहाँ से नीचे जाती रहेगी हमेशा। तो ये क्योंकि जो हमारी कन्वेंशनल वैराइटीज़ होती हैं उनके ये शेडिंग इफेक्ट आता है, नीचे जो है वो पैरासाइट बन जाते हैं। इसके बजाय कि वो कुछ फीड पौधे को करें, वो खुद शेडिंग इफेक्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो वो ऊपर वाले पत्तों की खुराक जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और फिर वो सकिंग इंसेक्ट की हैचरी बनते हैं नीचे वाले। यहाँ पे सर आपको इसकी उलट है कि लाइट नीचे तक जाएगी, कोई हैचरी नहीं बनेगी, कोई स्पेस उनको नहीं मिलेगा। ये नहीं हम कह सकते कि ये 100% हम रेजिस्टेंट रहेंगे, लेकिन एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल वैरायटी वी आर श्योर कि ये 70-80% हमें टॉलरेंस देगा। दूसरी बात है इसमें अर्लीनेस की। ये आप देख सकते हैं कि हमारी तकरीबन ये 40 डेज की क्रॉप है तकरीबन। तो इस पे आप देख सकते हैं कि फ्लावर जो है ना वो आ चुका है, इस पे भी आ चुका है, ये भी फ्लावर है, इस पे भी आप देख सकते हैं कि अभी 30 डेज तकरीबन जो है ना 35 प्लस ये है, 40 से लेस है। तो ये इस दिनों में एक फ्लावर आ गया, ये इसकी अर्लीनेस की इंडिकेशन है। तो आप नेक्स्ट मतलब जब भी इंशाल्लाह विजिट आएंगे तो ये इस पे बॉल्स इंशाल्लाह ताला लगे होंगे। तो यही हमारी सबसे ज़्यादा सर सक्सेस है कि हम इस वैरायटी को कामयाब हुए हैं और ये स्टेबल होने की ये निशान इसकी इंडिकेशन है कि किसी लाइन में एक भी और मतलब सेग्रीगेशन नहीं है, सबका लीफ साइज एक है और सबकी फिनोटिपिक जो शेप है वो एक है। अच्छा सर, एक और चीज़ कि इस वक्त आपकी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की अगर हम बात करें, आपकी वैरायटीज़ की बात करें जो फील्ड के अंदर लगी हुई हैं, उनका रिस्पांस इस वक्त कैसे है और अच्छी प्रोडक्शन के लिए क्या सजेशंस हैं आपकी काश्तकारों को? मैं अपने काश्तकार कॉटन के जितने भी ग्रोअर्स हैं इस वक्त ख़ास तौर पे
हमारे जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के हैं और डिस्ट्रिक्ट लोधना दुनियापुर पर्टिकुलरली, और जो हमारे ये बावलपुर डिवीज़न के जितने साहिवा आसारी, ये रेमयार खां और बावल नगर के काश्तकार हैं, तो मैंने ये एक अभी पिछले दिनों एक अच्छी मतलब जो है बारिश हुई है, तो उसकी वजह से काटन की ग्रोथ जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़र आई। तो मैं अपने काश्तकार भाइयों को जो है ना एक दो मशवरे देना चाहता हूँ। नंबर एक तो ये है कि अब जो है ना आप अपनी कपास के खेतों में जड़ी बूटियों का कंट्रोल करें, और उसके करने के लिए नंबर 1 पे टॉप प्रायोरिटी पे आप है उसके रिजर चलाएं। एक दफ़ा चलाएं, 2 दफ़ा रिजर चलाएं। और ये इसकी क्योंकि सोइंग आपने बेड पे की हुई है तो बेड जो ना वो कम्पैक्ट हो गए हैं, उनको आप जो है रिजर से लूज़ करें, एक नंबर। दूसरे नंबर पे जहाँ कहीं मतलब ये आप समझते हैं कि अभी ग्रोथ कुछ इन्हांस ज़्यादा हो रही है, आपने कोई फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया है, तो वहाँ पे आप जो है ये मैपीक्वाड क्लोराइड का स्प्रे हर सूरत करें। उसकी वजह ये है किसान भाइयों के लिए कि जब अगर आप नहीं करेंगे तो क्योंकि काटन सारी आपने लगाई हुई है अर्ली 15 अप्रैल से ऑनवर्ड, तो उसकी हाइट जो है बढ़ेगी, तो ये मूनसून का मौसम आएगा, बारिश होगी, बारिश के साथ जो है ना वो हवा चलेगी, तो ये लॉजिंग में चले जाएगी। यूँ ही ये लॉजिंग में चले जाएगी तो कोई केमिकल ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सके, तो तब आप उसमें मतलब जो ना बेबस हो जाएंगे कि उस काटन को मैनेज नहीं आपसे हो सकती, कीड़े के हिसाब से भी नहीं हो सकती, रोटरिंग भी होगी, जितने बॉल लगे होंगे सारे गल सड़ जाएंगे। तो अब भी ये टाइम है कि आप अपनी फसल की हाइट को मैनेज करें। इसमें जो मैपीक्वाड क्लोराइड है वो सिर्फ एक ही उसकी इस्तेमाल करने की शर्त है कि आपकी फसल में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वाटर पानी का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बस। बाकी आप उसको इस्तेमाल कर लें, उसकी ग्रोथ कम भी हो जाएगी तो हाइट कम हो जाएगी, इससे आपकी पैदावार बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती कभी। ये एक ज़रूरी फैक्टर है कि मैं अपने किसान भाइयों को दोबारा से कह रहा हूँ कि कपास की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, आप रिजर इस्तेमाल करें और यहाँ पे पानी को भी मैनेज करें, मतलब वो जल्दी की बजाय, और जिधर आपने फर्टिलाइज़र दी हुई है वहाँ पे ये रिजर चलाने से इसकी ग्रोथ मैनेज नहीं होगी। आप इमीडिएटली यहाँ पे आप मैपीक्वाड, जिसको पिक्स भी ट्रेड नाम के साथ भी है, और ये मैपीक्वाड जो है जेनेरिक में अवेलेबल है, इसकी 100 से 150 ml पर एकड़ स्प्रे हर सूरत करें। एक चीज़ और डॉक्टर साहब इस लाइन में आए ना, एक चीज़ और जी हमने जो यहाँ पर देखी है, अच्छा ये हमने देखा है कि आप इनके पौधों के साथ जो है वो मिट्टी लगवा रहे हैं। अच्छा, हमने ये पहले प्रैक्टिस कभी नहीं देखी, सिर्फ गोडी होती है, आपकी गोडी भी साथ हो रही है और साथ साथ पौधों के साथ जो है वो मिट्टी भी साथ चढ़ा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये भी अतर यही एक फ़िलासफ़ी है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की है कि ये पौधे, क्योंकि हम मैपीक्वाड यहाँ पे स्प्रे कर नहीं सकते, उसकी वजह ये होती है कि पौधा जब अपनी ओरिजिनल शेप यहाँ पे नहीं देगा तो हम आगे फार्मर को किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, तो लिहाजा यहाँ पे हम इस पौधे को इस तरह मैनेज नहीं कर सकते विद डिफरेंट केमिकल्स। तो इसलिए हमने जो आने वाले वक्त में हमें एक थ्रेट है कि बारिश आएगी, बारिश के साथ जो है वो हवा भी चलेगी तेज़, तो ये कल इसका बोल लोड बनेगा तो ये इसकी लॉजिंग होने के चांसेस हैं। तो उसको हम कम करने के लिए ये अपनी जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, तो जिधर ये हमने भी पहले रिजर चलाया हुआ था, रिजर चलाने के बाद जो ना ये मैनुअल होइंग कर रहे हैं, उसके साथ हमने ये कहा है कि भाई आप होइंग भी करें और जो अंदर से मिट्टी है वो पौधों के साथ लगाएं ताकि ये ज़्यादा मजबूत हों और डायरेक्ट पानी इनको टच ना करें। ये सर ये अगर देखेंगे तो ये जब मिट्टी लगेगी तो ये पौधे के साथ जो है ना डायरेक्ट पानी नहीं टच करेगा। अच्छा। पानी इसकी सिर्फ रूट्स अब्जॉर्ब करेंगी, और यही एक फ़िलासफ़ी है हमारी कि भी ये पौधे को डायरेक्ट पानी इसके स्टेम के साथ इन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम तो देखते हैं डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो जब तक पूरा खेत भर ना जाए, मतलब बिल्कुल पूरे के पूरे पौधे जो हैं वो पानी के अंदर खड़े होते हैं, तो वो आपको लगता है कि नुकसानदेह? ये सर ओवर फ्लडिंग जो है भाई ये बहुत नुकसानदेह है।
जो ये कपास का पौधा है, ये ऐसा नहीं है कि ये फ्लडिंग में या वाटर लॉगिंग कंडीशन में ज़्यादा सरवाइव करे। तो आपको जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि पानी इसको मॉइस्चर कंडीशन चाहिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको पानी इसके रूट जोन में रहना चाहिए, ना कि इसके स्टेम और इसको आप वाटर लॉग कंडीशन जो है ना क्रिएट करें। तो यही मतलब दुनिया का मतलब प्रिंसिपल है कॉटन के लिए। कॉटन वाटर लविंग प्लांट नहीं है, जैसे राइस है, राइस इज़ दी वाटर लविंग प्लांट। ये वाटर लविंग नहीं है, ये मॉइस्चर लविंग है। तो आपको सिर्फ इसकी वाटर जोन जो रूट जोन जो है वहाँ पे इसको मॉइस्चर कंजर्व करनी चाहिए, ना कि आप मतलब जो ना इसको मतलब जो है ना ओवर फ्लडिंग करें। और ओवर फ्लडिंग से वही नुकसान होगा जो मैंने कहा कि भी आपकी ऑक्सीजन जो है वो सैचुरेशन कम हो जाएगी और उल्टी रूट्स को नुकसान पहुंचेगा, आपकी फीडिंग रूट्स डेवलप होना बंद हो जाएंगे। सिर्फ आखिर में इतना पूछना चाहूँगा, अभी आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर भी खासतौर पर आसिफ मजीद साहब की बात करें, उनका वो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मुख्तलिफ और इदारे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर जिस तरह की रिसर्च हो रही है और जिस तरह प्राइवेट सेक्टर आपके साथ मिल के चल रहा है, कपास का रिवाइवल होगा? क्योंकि लोग तो खास से पिछले 2-3 सालों में परेशान काश्तकार नजर आए। ये अतर भाई कॉटन की रिवाइवल बिल्कुल इंशाल्लाह होगी। और आपको मुझे अल्लाह ताला के से बहुत उम्मीद है और आई एम श्योर कि अल्लाह ताला की रहमत भी होगी। और ये हमारी जो स्ट्रेटजी है बनाई हुई हमने और उसको सेक्रेटरी पंजाब जो साकिब अतील साहब हैं उसको बड़ी इम्प्लीमेंट बड़े मतलब जो एग्रेसिवली करवा भी रहे हैं। ये चीज़ इंशाल्लाह पे करेगी, आपकी इस दफ़ा कॉटन सक्सेसफुल हो जाएगी। जब ये हम क्रॉप सक्सेसफुल करने में कामयाब होंगे तो अतर भाई हम नेक्स्ट ईयर लोगों को ये स्ट्रेटजी दे सकेंगे। इस साल तो पहली दफ़ा ये स्ट्रेटजी दी है। अब मतलब देखें पिछले साल है, इस साल है, हम फार्मर को कोई नई चीज़ बता नहीं सके कि हमारे पास ये चीज़ है, आप ये लें, आपकी क्रॉप सक्सेसफुल रहेगी। यही वही चीज़ें हैं जो पुरानी थी पिछले साल, हम क्या दे सकते थे। ये स्ट्रेटजी बनाई है, ये स्ट्रेटजी इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगी। और नेक्स्ट आने वाले वक्त में आई एम श्योर के सर विद इन 1 ईयर हम वैरायटीज़ फार्मर्स को मतलब इस दफ़ा भी हमने 50 लोकेशन पे ट्रायल हमारे लगाए हैं, जो हमने 20 मई से लेके सर लगाए हैं तकरीबन 1 जून के दरमियान। तो उनका भी डेटा जनरेट हो जाएगा, तो हम लोगों को वो डेटा भी प्रेजेंट कर सकेंगे, उन्हीं फार्मर का दे सकेंगे और फार्मर फील्ड भी करवा सकेंगे और लोगों को इस पे कन्विंस करने में कामयाब होंगे कि आप ये वैरायटीज़ लगा सकते हैं और 15 मई के बाद लगा सकते हैं उसी शार्ट विंडो में। और जो लोग मतलब ज़ाहिर है एक ही दफ़ा सारी ये रिप्लेस नहीं होगी, शिफ्ट नहीं होगी, जो लोग पहले लगाएंगे उनके लिए हमने ये स्ट्रेटजी इंशाल्लाह ताला ये सक्सेसफुल होगी। आल्दो के इसमें बहुत से लोग मतलब लोगों ने मुखालफत भी की है कि ये ऐसे मतलब सही नहीं है ये है, लेकिन आई एम श्योर के साथ वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल फॉर दिस स्ट्रेटजी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब जो बात कर रहे थे। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो फील्ड है इसमें बहुत सारे ट्रायल जो हैं वो लगे हुए हैं और देखते हैं कि इनकी प्रोडक्शन और उसके बाद जो है वो जैसे कह रहे थे स्ट्रेटजी। लेकिन 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी अहम की हैं कि जब हम पानी भर के दे देते हैं खेत को उसके हवाले से बड़ी एहतियात करनी है। और ख़ास तौर पर जो इन्होंने पेस्ट कंट्रोल के हवाले से इस वक्त बात की है, अच्छी पैदावार लेने के हवाले से जो मशवरे दिए हैं वो यकीनन हमारे काश्तकार के लिए बड़े मुफीद होंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चलेंगे और दोस्त और दुश्मन कीड़ों के हवाले से हमने थोड़ी सी बात करनी है। ब्रेक के बाद करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो कपास के ट्रायल्स लगे हुए हैं और उसके अंदर जो मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से हमने बात की। इस वक्त कपास की फसल किस नहज पे है, किस पॉइंट पे है, किस मरले में है, उसको किस तरह की निगहदाश्त की देखभाल की ज़रूरत है, उसके ऊपर बात की। पानी का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, इसके हवाले से भी बात की। और जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है उसके हवाले से भी हमने बात की। इस प्रोग्राम के इस हिस्से में सबसे अहम बात जो हम करने जा रहे हैं वो है दोस्त और दुश्मन कीड़ों की पहचान। दोस्त कीड़ों को बचाना कैसे है, अपनी जो जेब है उसका बोझ कैसे कम करना है, कम स्प्रे करके मुआशरे को किस तरह जहरीली अद्वियात से कम जो है उसके असरात उस तक पहुँचाने हैं या मतलब असरात उसके रोकने हैं। और जो आपकी
फसल है उसके ऊपर अगर कोई पेस्ट अटैक करता है तो उसको आपने देखना है कि उसके ऊपर दोस्त कीड़े हैं, दुश्मन कीड़े हैं, क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीजनल तहकीकाती इदारा बहावलपुर में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में डॉक्टर अरशद खान बलोच, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, और ख़ास तौर पर इनकी मैंने कुछ वीडियोज़ देखी सोशल मीडिया के ऊपर। वैसे भी हमारी मुलाकात होती रहती है कि दोस्त और दुश्मन कीड़ों के हवाले से बड़ी डिटेल गुफ्तगू, तो उसके हवाले से हमने आज अरशद भाई से रिक्वेस्ट की कि इस हवाले से हमारे काश्तकारों को बताएं। अरशद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, ये कंसेप्ट वैसे सुनते थे कि दोस्त और दुश्मन कीड़े, हमारे काश्तकार ने कभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी देखा हो कि दोस्त कीड़ा बैठा है, दुश्मन बैठा है, चलें स्प्रे करें। है क्या ये मैकेनिज्म दोस्त और दुश्मन कीड़ों का? हमारी जो नेचर है, जो फितरत है, जो हमारा इकोसिस्टम है, माहौल है या बायोडाइवर्सिटी है, वो कॉम्बिनेशन है जिसमें आपकी ख़ास तौर पे हम अब अगर कपास में हैं, वो कॉम्बिनेशन है उसमें हार्मफुल इंसेक्ट्स, नुकसान पहुंचाने वाले, और फ़ायदेमंद जो हैं वो कीड़े। लेकिन हमें कहीं पे भी, मैं ख़ुद भी मल्टीमीडिया, अब जो सोशल मीडिया देखता हूँ या कहीं भी देखता हूँ, पेस्टिसाइड के चूँकि इंटरेस्ट हैं तो इस वजह से सिर्फ दुश्मन कीड़ों का जिक्र किया जाता है, दोस्त कीड़ों का कतई जिक्र नहीं किया जाता। हमारी कपास एक वक्त बहुत सिंपल हुआ करती थी, मुश्किल हो गई है अब। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इस पे हमने जो नेचर है, जो कुदरत है, उसको इतना ख़राब कर दिया। आप जिसको दवाई कह रहे हैं, मैं उसको दवाई नहीं, जहर कहता हूँ, क्योंकि जहर और दवाई में फ़र्क है। तो जहरें इस्तेमाल कर करके हमने इकोसिस्टम को इतना डिस्टर्ब कर दिया, इतना तबाह कर दिया कि अब हमारे जो दोस्त कीड़े हैं उसकी बजाय हमें ज़्यादा दुश्मन कीड़े नज़र आते हैं, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है। अगर मैं आपको गिनवाने लगूँ यहाँ पे, असल में एक याद ये रखना है कि हमारी जो कपास की फसल है, इसमें 3-4 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हम बाकी चीज़ों पे नहीं जाते। सीड है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, जो इसकी खाद है, पानी है, उसकी भी अपनी जगह पे एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन मैनेजमेंट जो है उसकी, और उसमें ख़ास तौर पे कपास के लिए ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनकी मैनेजमेंट है। अगर मैं आपको गिनवाऊँ यहाँ पे, कल मैं लिख रहा था, मैंने एक पोस्ट भी की है, उसमें 25 ऐसे फैक्टर्स थे जिनमें इंसेक्ट्स भी थे, उनमें वायरस भी हैं, उनमें पैरासाइट भी हैं, उनमें प्रीडेटर्स भी हैं, और उनमें फंजाई भी हैं, जो हमारी इसी कपास में बहुत सारे इंसेक्ट्स को, ख़ास तौर पे जैसे सफ़ेद मक्खी है, इसके लिए 2 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पैरासाइट हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो दुश्मन के उसमें बच्चे में, ख़ास तौर पे वाइट फ्लाई के अंदर अंडे देते हैं, और उसके मतलब अपनी लाइफ साइकिल वहीं कंप्लीट करते हैं, और वहाँ से बजाय सफ़ेद मक्खी के वो पैरासाइट निकलता है। वो एरिथ्रोसिरस है, इनकार्शिया है, ये 2 पैरासाइट हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। और वाइट फ्लाई, उसके लिए उस पर एक फंगस आती है। मैं चूँकि प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी हूँ, तो वो फंगस है, वो उसको नेचुरली जो है उसको काबू रखती है। इसी तरह हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं कपास पे मैनेजमेंट के हवाले से या इंसेक्ट्स के हवाले से, वो सफ़ेद मक्खी है या पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी है। वैसे तो और भी सारे इंसेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे थ्रिप्स है, जेसिड है, फिर चितकबरी सुंडी है, गुलाबी सुंडी है, फिर आपके रेड कॉटन बग है, डस्की बग है, ये कोई मेरा ख्याल एफिड है, उसमें एक माइट्स होती हैं, ये 10 बनते हैं। और इसके मुकाबले में अगर मैं गिनना शुरू करूँ, कुछ शायद मुझे याद ना हो, इसमें सबसे हमारा जो क्राइसोपा है, मैंने फील्ड में देखा है कि फार्मर को अभी पता चला है कि क्राइसोपा भी ये बेनिफिशियल है, वरना इसको भी बड़ी मक्खी कह के इसको स्प्रे करके मार दिया जाता था। एक्सीलेंट शिकारी है, ज़बरदस्त हंटर है, इसका बच्चा एलिगेटर नुमा है। अब मेरे फार्मर जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इतना एफिशिएंट है कि ये इसका पेट ही नहीं भरता, बहुत ज़बरदस्त जो है ये प्रीडेटर है। इसके अलावा मिस्ट्री बग है, बहुत ही एक्टिव है, वो भी दुश्मन जो उसको वाइट फ्लाई के एडल्ट का खासा वो पसंदीदा उसकी खुराक है। और बाकी भी उसको जेसिड मिल जाए, जेसिड को भी बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का वो काबू करता है। इसके अलावा मायरिड बग है, इसके अलावा कैपिलोमा है,
बहुत सारे स्पाइडर्स हैं, इसी तरह पैरासिटिक वेस्प्स हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे पूंड जिन्हें कहते हैं वो हैं, वो इन दुश्मन कीड़ों के अंदर अंडे देते हैं। इसके अलावा आपका ये जो येलो वेस्प फिरता है, ये जो पीला पूंड फिरता है, ये बेहतरीन किस्म का प्रेडेटर है, सुंडियाँ उठा के लेके जाता है। इसी तरह एक रेड वेस्प है, वो भी ज़बरदस्त किस्म का प्रेडेटर है। एक असैसिन बग है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के स्पाइडर्स हैं, उनकी बहुत सारी किस्में हैं। लेकिन एक चीज़ और जो आप कह रहे हैं कि तिलियर है या इस तरह के जो परिंदे हैं, हम तो उनसे तो हमारा पेट ही नहीं भरता। मतलब वो यहाँ पर आते हैं तो हम बंदूकें उठाकर शुरू हो जाते हैं कि आए जी तिलियर आ गया है, किसी ने 200 मार लिए दिन के, किसी ने 400 मार लिए शिद्दत के साथ। और ये जो आप उनका एक बड़ा प्लस पॉइंट दे रहे हैं, हम ये समझते हैं कि वो खजूर की फसल जब तैयार होती है तो उसके ऊपर आते हैं, तो साथ साथ हमारी इकोसिस्टम के लिए भी वो बेहतर हैं और हमारे काश्तकार को भी वो जो है वो महफूज कर रहे हैं दुश्मन कीड़ों से। ज़बरदस्त किस्म की, मैं कहता हूँ कि अब हमें नेचर की रिवाइवल की तरफ आना होगा। हम पेस्टिसाइड इतना यूज़ कर चुके हैं, अब मुझे बताएं कि एक जेसिड आ जाता है तो जी ETL शुरू हो गया, उस पर धड़ाधड़ स्प्रे शुरू। वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, जेसिड के बेहतरीन शिकारी मौजूद हैं। क्राइसोपा उसको खाता है, मायरिड उसको खाता है, इसके अलावा कैपिलोमा उसके अगेंस्ट, मिस्ट्री बग उसका प्रीडेटर है। कभी ETL में हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी आजकल बड़ा स्ट्रेस कर रहा है जो रिपेलेंट हैं। देखिए, अगर आप हमारे फील्ड में दुश्मन कीड़ों को दोस्त कीड़े जो है अपनी खुराक बनाते हैं, अगर दुश्मन कीड़े नहीं होंगे तो हमारे दोस्त कीड़े, ज़ाहिर है खुराक जब नहीं मिलेगी वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने दुश्मन कीड़ों को मारना नहीं है, वो चूँकि हमारे दोस्त कीड़ों की खुराक हैं, एक ख़ास लेवल तक उनकी पॉपुलेशन को बरकरार रखना है। और उसके लिए ये मुख्तलिफ प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, एज ए रिपेलेंट उसको यूज़ करते हैं। उनमें इंसेक्ट को मारने की भी सलाहियत है। इसमें आजकल हमारा डिपार्टमेंट भी इसकी बेहतरीन किस्म की प्रोपेगेट कर रहा है। कुरतुमा है, टोबैको है, इसके अलावा जनाब आपका नीम बेहतरीन किस्म के जो है इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह और भी आपका थूम है, हींग है, बहुत सारे इतने ज़बरदस्त टोटके हैं रिपेलेंट जो है, अगर हम इनको इस्तेमाल करें। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप यकीन कीजिए, मैं आपको पते की बात ये बताता हूँ कि एक ही पेस्टिसाइड, केमिकल, जहरें यूज़ कर करके जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो उनमें रेजिस्टेंस आ चुकी है। अब वो आपकी जो केमिकल जब करेंगे तो वो आपके दोस्त कीड़े उससे 100% मरेंगे जो दुश्मन कीड़े हैं। और ये स्टडी हुई है, अभी रिसेंटली डॉक्टर शफकत सईद का नाम लेना, में उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने एंटोमोलॉजिस्ट ने स्टडी की है। आपके जितने भी केमिकल्स हैं, इन्होंने जो हमारे टारगेट पेस्ट हैं उनको इतना किल नहीं किया जितना इन्होंने बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को किल किया है। तो एक तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है, दूसरा आप जो है हमारे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनको जो है किल कर रहे हैं। और हमारी जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, इसकी भी अब हमें, मैं जैसे आपको बता रहा था कि अब हमें ज़रूरत है नेचर को हीलिंग करने की। आखिरी एक मिनट में मैं आखसा कि गुस्सा की थोड़ा जा सारे काश्तकारों को पैगाम दिओ चा एक कुछ समझण दे हवाले नाल, क्योंकि सारे को टाइम शॉर्ट है, एक समझण दे हवाले नाल कि दोस्त कीड़े, दुश्मन कीड़े क्या करें, हुण करें क्या आगू? देखो, बड़ी ज़बरदस्त गाल है। और ई मौके दे उत्ते मैं तो जो भी सोशल मीडिया उत्ते मेरी कोशिश होंदी है, चूँकि मेरी अप्रोच सोशल मीडिया तक है, मैं दोस्तें को इहो दसेना कि भी खुदारा जहरें दा इस्तेमाल घट करो, रिपेलेंट का इस्तेमाल करो। रिपेलेंट वो होंगे जिंदी मतलब इन्हें दुश्मन कीड़े को उन्हें दी खुशबू पसंद नहीं आती, उन पासे आंदे नहीं। तुम्हारी फसल हल्की सावी चुच नहीं होनी चाहिए। सावी चुच अगर हो सी, कीड़े दुश्मन कीड़े को पसंद करन। लाइट रंग दी रखो, नाइट्रोजन का इस्तेमाल घट रखो। पहले 60-70-80 डी तुसा बिल्कुल कहीं भी किस्म के जहर का इस्तेमाल ना करो। उनकी वजह उनके नाल सारे जेरे दोस्त कीड़े हैं उन्हें को मौका मिलती, उन्हें को तुसा आजमा के देखो। यकीन करो कि मैं तो को लिस्ट दी है 10 के मुकाबले 25 वो भी जेरे मैं याद हैं, बे भी 5-7 इंजे इंसेक्ट्स हैं जेरे दुश्मन कीड़े दे पलदन। उन्हें को मौका तो दो, भिड़न तो दो, मुकाबले के बाद चासा सी ना। और मैं दावे नाल आदा, मैं अल्लाह को डरदे हुए दावा करे ना कि तुसा रिलाया करके देखो, ये तुम्हारी जो फसल है बेहतरीन थी सी। सिंपली तुसा जेरे बोटेनिकल्स हैं ये जेरे तो मैं दसे मी गवर्नमेंट भी उनको प्रोपेगेट करेगी पी, इन्हां दा इस्तेमाल करो तुसा। एक सिर्फ फ़र्क डिफरेंस ये है
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 5ਵੇਂ ਨਹੀਂ 7ਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਆਸਨ ਔਰ ਦੋਸਤ ਕੀੜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਥੀ ਸਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਚੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ मैं अपने दोस्तों को गुजारिश करे सा इंतहाई गुजारिश करे सा कि ये ज़हरें का इस्तेमाल कर करके असाई माहौल को इन्वायरमेंट को इकोसिस्टम को बायोडाइवर्सिटी को तबाह बर्बाद कर देते और इनकी रिवाइवल वास्ते खुदारा केमिकल का इस्तेमाल घट करो और अल्लाह ताला ने जेरी सब को ब्लैसिंग दिते उन्हें अल्लाह ताला ने जेरी मेहरबानियां सारे उत्ते कीते ये जेरे इंसैक्ट्स हैं ये सारे वास्ते ये फाइट करे सन और ये इफेक्टिवली फाइट करे सन इफेक्टिवली जो रहे वो फाइट करे सन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद खान बलोच जो बता रहे थे मेहरबानी करें जहर का इस्तेमाल जो है जहरीली अद्वियात उनका कम करें जो कुदरती तौर के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने रिपेलेंट की बात की कोड़ तुम्हें जरा सा तरहू आते हैं तरहू का स्प्रे है वे तमाकू का स्प्रे है नीम के जेरे पत्ते हैं उन्हें दा स्प्रे है इवें मुख्तलिफ चीज़ें हैं उन्हें दा ते बाकी जेरे तुहाडे दोस्त कीड़े हैं अल्लाह का नाम मनो उन्हें को ना मारो दुश्मन कीड़े जेरे हैं उन्हां दी खुराक बढ़ देन चीज़ां कोई तरतीब दे नाल क्योंकि असां ये दे हैं कि एक दो कीड़े आए नहीं तो अंधाधुंध स्प्रे जड़ा है वो शुरू थी गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इसका जब अगली स्टेज आएगी कपास की उसके ऊपर बात करेंगे। अतला शारी को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।